इंटरमीडिएट कला वर्ग के यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को नए कक्षा में प्रवेश की सर्वप्रथम हार्दिक बधाई। प्रिय बच्चों, हम सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि पूरा देश सहित पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट चल रहा है, जिसके चलते एक लंबे समय से पठन पाठन बाधित है। हमारे देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के सार्थक प्रयासों के चलते ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है कि पठन पाठन पटरी पर आ सके, जो एक लंबे समय से कोरोना संकट के कारण बाधित हो गया है। इसी तारतम्य में मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रवक्ता समाजशास्त्र, सुखपुरा इंटर कॉलेज, प्रिय बच्चों, आपको समाजशास्त्र की कक्षा 12 के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में हमने समाजशास्त्र विषय के बारे में विधिवत अध्ययन किया। समाजशास्त्र की मूल संकल्पनाओं के बारे में हम सबने विधिवत अध्ययन किया, जिसमें हमने यह जाना कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो स्वयं को समाज के अध्ययन से संबंधित करता है, अपने को मुख्यतः समाज पर केंद्रित करता है, और समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो उनके सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में निर्मित होता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की भीड़ को, किसी भी प्रकार के आकस्मिक संगठन को मनुष्यों के हम कभी भी समाज की श्रेणी में नहीं रख सकते। प्यारे बच्चों, समाज हम उसी को मान सकते हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं के कारण परस्पर एक दूसरे से निर्मित संबंधों की व्यवस्था के रूप में, एक समूह के रूप में जाना जाता है। वह समाज की परिभाषा के अंतर्गत आता है। वास्तव में जब हम किसी समाज का अध्ययन करते हैं तो अपने आसपास के परिवेश से अपने संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं, और इसी क्रम में प्यारे बच्चों, हम स्वयं के भी बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सामाजिक परिवेश के संदर्भ में, सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में हम समाज में क्या हैं, दुनिया की नज़र में हमारी क्या स्थिति है। एनसीईआरटी ने कक्षा 12 के समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय स्वयं को मुख्य रूप से भारतीय समाज के अध्ययन से संबंधित किया है। भारतीय समाज के अध्ययन के दौरान हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, जो हमें विश्व में विश्व गुरु की कोटि में स्थापित करती हैं, उन वैदिक परंपराओं के संदर्भ में हम क्या हैं और हमारा किस तरह का गौरवशाली अतीत रहा है। इसको जानने के लिए प्यारे बच्चों, हम भारतीय समाज के परिचयात्मक स्वरूप का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, भारतीय समाज को जानने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांट करके समझाने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज की पहली अवस्था वह अवस्था है जो प्राचीन कालीन भारतीय समाज के रूप में जानी जाती है। इस प्राचीन कालीन भारतीय समाज को ईसा पूर्व 3000 से लेकर सन 750 ईस्वी तक में समाहित करके समझने का प्रयास किया गया है। दूसरी अवस्था मध्यकालीन भारतीय समाज की अवस्था है, जो मुगलों के आगमन से प्रारंभ होती है प्यारे बच्चों, और इसकी अवधि सन 751 से लेकर के 1750 तक की मानी जाती है। और तीसरी अवस्था भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके चलते हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और यह उस समय शुरू होता है जब अंग्रेज कंपनी सरकार के माध्यम से केवल भारत में व्यापार करने के लिए आई, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को अपने अधीन कर लिया, पूरे देश को अपना उपनिवेश बना लिया। इसलिए इस अवधि को औपनिवेशिक भारतीय समाज के रूप में जाना जाता है, जो 1750 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक की अवधि मानी जाती है।
भारतीय समाज का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए हमें ये जानना होगा कि भारतीय समाज का जो परंपरागत स्वरूप है, जिसे हम प्राचीन कालीन भारत के रूप में जानते हैं, यह परंपरागत स्वरूप वास्तव में अन्य देशों की तरह जो हमारा भारतीय समाज रहा है, ऋग्वैदिक कालीन भारतीय समाज रहा है, वह अन्य देशों की तरह निषेधाज्ञाओं और राजाज्ञाओं और कड़े कानूनों के आधार पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारतीय समाज, प्रिय बच्चों, ऐसा समाज रहा है जो धर्म संचालित, नैतिकता आधारित, मानवीय गुणों पर और न्यायप्रियता के संदर्भ में अपने आचरण को व्यवस्थित और नियमित करके भारतीय समाज को एक सांस्कृतिक आदर्श वाले समाज के रूप में स्थापित करता है। वास्तव में जो हमारा प्राचीन कालीन भारत है, जिसे हम ऋग्वैदिक भारत के रूप में भी जानते हैं, यह वह समय है जिस समय मानवीय आदर्शों का सर्वोत्कृष्ट रूप और भारतीय संस्कृति का पूर्ण वैभव जिस अवस्था में दिखाई देता है। मानवीय आदर्शों की पराकाष्ठा इस अवस्था में दिखाई देती है। इस दृष्टि से भारतीय समाज का परंपरागत स्वरूप निम्नलिखित विशेषताओं को रखता है। प्राचीन कालीन भारतीय समाज किन विशेषताओं पर निर्मित हुआ, उसका आधार क्या है, इसे हम मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ग में बांट सकते हैं। इसका पहला वर्ग है, प्यारे बच्चों, इसकी पहली विशेषता, इसका पहला आधार जो वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और दूसरा आधार आश्रम व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यह मानव जीवन को संतुलित, संयमित और नैतिक बना करके संयमित समाज व्यवस्था, एक नियंत्रित संगठित सामाजिक व्यवस्था के रूप में ऋषि मुनियों ने स्थापित करने का प्रयास किया। इसीलिए बहुत सारे समाजशास्त्रियों का, दर्शन शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि भारतीय समाज वास्तव में वर्णाश्रम व्यवस्था की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको भारतीय समाज को जानना है तो वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक ठीक रूप से जानना जरूरी होगा, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था ही वह धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज घूमता है। इस दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की एक विलक्षण सामाजिक व्यवस्था है जो त्यागमय भोग पर आधारित है और संतुलित, प्रकार्यात्मक, व्यवस्थित सामाजिक जीवन जीने पर बल देती है। वर्णाश्रम व्यवस्था में मुख्य रूप से दो अवधारणाएं सम्मिलित हैं। पहली अवधारणा वर्ण व्यवस्था के रूप में जानी जाती है और दूसरी अवधारणा आश्रम व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समाज की चार मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारतीय समाज को चार वर्गों में वर्ण के रूप में बांटकर किया, जो मुख्य रूप से तत्कालीन चार आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ये चार आवश्यकताएं शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य, व्यापार और सेवा से संबंधित थी। ये चार वर्ण मुख्य रूप से इस प्रकार जाने जाते हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा शूद्र वर्ण। चूंकि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में कर्म का सिद्धांत मुख्य माना जाता है। कर्म के सिद्धांत में गीता में कृष्ण ने साफ साफ यह कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि इन चार वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर स्वयं किया है, ताकि समाज में एक प्रकार्यात्मक संतुलन बना रहे और समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे समाज के लोग अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर पूरा कर सकें। इस दृष्टि से ब्राह्मण वर्ण
का कर्तव्य अथवा कर्म शिक्षा देने से जुड़ा। क्षत्रिय वर्ण का कार्य समाज की रक्षा करना। वैश्य वर्ण का कार्य कृषि और व्यापार करना ताकि समाज के लोगों का पालन पोषण किया जा सके। और चौथे और अंतिम वर्ण का कार्य समाज के 3 वर्ण जो शिक्षा, रक्षा और पालन पोषण से जुड़े हुए थे, उनको बनाए रखने के लिए, उनको ठीक ढंग से वे अपना कार्य कर सकें, उनके लिए सेवा से संबंधित कार्यों से जोड़ा गया। अतः शूद्र वर्ण का कार्य ऊपर के वर्णों की सेवा करना माना गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्रह्मा ने इन 4 वर्णों की उत्पत्ति अपने शरीर के ही मुख्य अंगों से की, ताकि समाज को एक सूत्र में पिरो करके एक शरीर के अभीष्ट और अभिन्न अंग के रूप में समझते हुए पूरे समाज को शरीर की तरह मेंटेन रखा जाए और उसके प्रकार्यात्मक संतुलन को बनाए रखा जाए। इसके लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्रह्मा ने कहा कि इन 4 वर्णों को मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से, यथा ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को बाहु से, वैश्य को उदर से और शूद्र को पैर से उत्पन्न किया। और उनके कर्तव्य के रूप में ब्राह्मण शिक्षा देने से जुड़े, क्षत्रिय समाज की रक्षा करने से जुड़े, वैश्य समाज के पालन पोषण के कार्य से जुड़े और शूद्र सेवा कार्य से जुड़े। वास्तव में ये जो चारों कार्य हैं, यह समाज की योग्यता मूलक संदर्भों से एक दूसरे को जोड़ते हैं और सभी को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनके लायक कार्य का बंटवारा करते हैं और इस तरह से सभी अपने कार्य को करते हुए समाज में प्रकार्यात्मक संतुलनकारी एक व्यवस्था निर्मित कर सकें। इसके लिए ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। अगला जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो प्राचीन कालीन भारतीय समाज की मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाती है, जो उसकी आधारभूत विशेषता है, उस आधारभूत विशेषता के रूप में आश्रम व्यवस्था को लिया जाता है। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की कुल आयु 100 वर्षों की मानते हुए उसे 25-25 वर्षों के वय वर्ग में बांटकर 4 आश्रमों में विभक्त किया गया तथा त्यागमय भोग युक्त जीवन जीने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया गया। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में, गृहस्थ आश्रम के रूप में, वानप्रस्थ आश्रम के रूप में और संन्यास आश्रम के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक चलता है और संन्यास आश्रम 75 से जीवन पर्यंत चलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक बालक वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना घर बार छोड़कर गुरुकुल के आश्रम जाता है, गुरु के सानिध्य में रहते हुए वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता है और वेदों की शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद वह विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वह गृहस्थ से संबंधित अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करता है। जब एक गृहस्थ सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर लेता है तो वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ आश्रम शाब्दिक रूप से वानप्रस्थ शब्द वन की ओर प्रस्थान से संबंधित है और यह अवस्था तब आती है जब एक गृहस्थ अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करके पारिवारिक मोह माया से मुक्त होकर स्वयं को जंगलों, देशाटन और तीर्थाटन के लिए जोड़ता है। वास्तव में वानप्रस्थ आश्रम मोक्ष की तैयारी है। यह मोक्ष की तैयारी का काल है, या यूँ कह लीजिए कि यह एक गृहस्थ को संन्यास आश्रम के तक ले जाने के लिए पुल का काम करता है।
संन्यास आश्रम वह अवस्था है जिसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के स्वयं को अलौकिक शक्ति के साथ जोड़ लेता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार 100 वर्षों के जीवन काल को 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों में बांटकर त्यागमय भोग युक्त जीवन जीने पर बल देते हुए आश्रम व्यवस्था को भारतीय समाज में एक मुख्य विशेषता के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।